व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग अब करेंगे रिटायरमेंट का एक वन शॉट बहुत अच्छा रिवीजन और सभी कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेंगे, प्लस कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे सो दैट आपका रिटायरमेंट एक ही बारी में सारा कवर हो जाए। आपको पूरे रिवीजन में जिस भी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम आती है आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो देखो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिटेल में हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है। बट स्टिल ये जो वीडियो रहेगा, ये वन शॉट जो रहेगा, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल और इसमें आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए रिटायरमेंट का वन शॉट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग रिटायरमेंट में। बिल्कुल शुरुआत से क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। सबसे पहली चीज़, आप लोग रिटायरमेंट का मतलब जान लो। व्हाट इज़ एक्चुअली रिटायरमेंट? रिटायरमेंट होता क्या है? तो देखो, रिटायरमेंट का मतलब ये है कि जब एक पार्टनर वॉलेंटरली अपनी इच्छा से फर्म को छोड़ के जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब पार्टनर के रिटायर होने से चीज़ों पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या क्या फ़र्क आएगा वो ध्यान से देखो। आप मान के चलो कि शुरू में ही आपके पास सपोज ये प्रॉफिट है जो 120 रुपीज़ का है। ये प्रॉफिट लेट सपोज 120 रुपीज़ का है, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे एज 3 पार्टनर्स और आप डिस्ट्रीब्यूशन करते थे इसका बराबर बराबर, बिल्कुल इक्वल इक्वल, 40 इसका, 40 इसका, 40 इसका। तो तीनों पार्टनर बिल्कुल बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करते थे और 40 40 40 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था। अब क्या हो रहा है? अब इन्होंने एज्यूम कर लिया कि सपोज ये वाला पार्टनर गया, ये वाला पार्टनर गया। पहले जो इनका रेशो था वो बराबर बराबर था, 1:1:1, ए बी और सी। अभी सी रिटायर हो गया, तो जब सी रिटायर होगा तो ये जो प्रॉफिट बचेगा सी वाला, भाई सी तो चला गया, 120 रुपये कमा रहे हैं, अब भी 120 कमाएंगे अगर, तो जो सी वाला 40 है वो किसी ना किसी को तो मिलेगा ना, किसी ना किसी पार्टनर का फायदा तो होगा। तो इट मीन्स जब भी एक पार्टनर जाता है तो उसका शेयर या तो दोनों लेते हैं या फिर कोई एक पार्टनर लेता है। वो कैसे लेता है वो क्वेश्चन बताएगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम डायरेक्टली एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे मैंने बोला कि ABC आर पार्टनर्स, ABC पार्टनर्स हैं और इक्वल पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 1:1:1 है। ABC आर इक्वल पार्टनर्स और उनका रेशो है 1:1:1। सी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर्स एंड हिज शेयर वॉज टेकन बाय ए एंड बी इक्वली। ऐसा लिखा हुआ है, सी रिटायर हुआ और उसका शेयर किसने ले लिया? ए और बी ने इक्वल इक्वल ले लिया। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करना है? तो बहुत ध्यान से समझो कि सपोज ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं। ए का शेयर 1/3, बी का शेयर 1/3, सी का शेयर 1/3। ठीक है, अब ये पार्टनर जा रहा है तो इसका जो हिस्सा होगा वो ये दोनों को मिलेगा। कैसे मिलेगा? बराबर बराबर मिलेगा। एक पार्ट तो ये बनता है, तो बराबर बराबर अगर करूं तो C का ये 1/3 का आधा बराबर यानी 1/6, 1/6 A का हो गया, 1/6 B का हो गया, आधा आधा हो गया। तो यहाँ पे आप 1/6 जोड़ दोगे और यहाँ पे भी आप 1/6 जोड़ दोगे। एलसीएम आप ले लो 6, 2 + 1 3/6 और यहाँ पे भी 2 + 1 3/6। तो जो नया रेशो है वो है 3:3 और 1:1। ये आपका न्यू रेशो निकल के आ गया। एक तो इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके बाद एक तरीका और होता है। एक तरीका और क्या होता है जी? ए बी सी आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं, 1:1:1, 1:1 में है और हमारे पास क्वेश्चन में लिखा आ गया कि सी रिटायर्स और बात ख़त्म। ए और बी का नया रेशो बताओ कितना होगा, बस ऐसा लिखा आ गया। तो अगर ऐसे लिखा आ जाए तो जो पार्टनर चला जाए बस उसका पार्ट हटा दो आप लोग। ठीक है, तो आप ये हटा दो, नया रेशो बन जाएगा 1:1। सपोज लिखा हुआ है कि 3:2:1, 3 पार्टनर है, ये जा रहा है तो नया रेशो बन जाएगा 3:1। सपोज लिखा हुआ है कि 3:4:3, 3 पार्टनर्स हैं, ये जा रहा है तो नया रेशो हो जाएगा 4:3। तो या तो ऐसा होता है कि जानकारी हो ही ना, और अगर जानकारी है तो जो भी एक पार्टनर जाएगा उसका हिस्सा कोई दूसरे पार्टनर को मिलेगा। एक थर्ड केस आता है। थर्ड केस क्या आता है? देखो, हमने एज्यूम करा कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और इनका रेशो है 3:2:1, 3:2:1 इनका रेशो है। अब होता क्या है कि सपोज सी रिटायर हो रहा है, ये सी रिटायर हो गया, सी रिटायर्स and his share was taken
एंटायरली बाय ए, सारा का सारा हिस्सा किसने ले लिया, ए ने ले लिया। तो ये थर्ड केस बनता है। तो इस केस में क्या होगा, ए का हिस्सा कितना था 3/6, बी का हिस्सा कितना था 2/6, सी का हिस्सा कितना था 1/6। ये रिटायर हुआ और इसका सारा हिस्सा ए ने ले लिया। तो आप ये एज इट इज़ यहाँ पे जोड़ दोगे 1/6, इसका हिस्सा पूरा का पूरा इसमें जुड़ जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा 6, 3 + 1 ये 4/6, ये 2/6। नया रेशो बन गया 4:2 या फिर 2:1। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट न्यू रेशोज। रिटायरमेंट में नए रेशोज ऐसे कैलकुलेट होते हैं। अब इसके साथ साथ आपको कैलकुलेट करना होता है गेनिंग रेशो। इसके साथ साथ हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, गेनिंग रेशो। वाई टू कैलकुलेट गेनिंग रेशो, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया कि जब भी एक पार्टनर रिटायर होगा तो पुराने पार्टनर्स गेन करेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट अब पुराने पार्टनर्स को मिलेगा ना। अब एक पहले 3 में बट रहा था वही पैसा अब 2 में बटेगा, तो पुराने पार्टनर्स को फायदा होगा। तो गेनिंग रेशो कैसे निकलता है, गेनिंग रेशो के 2 केसेस होते हैं, आपको पता होंगे। गेनिंग रेशो में क्या होता है, इफ न्यू रेशो इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन ना हो, लाइक फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है कि 3:2:1 पार्टनर्स का रेशो है, ए रिटायर हो गया और आप न्यू रेशो भी बताओ, आप गेनिंग रेशो भी बताओ। तो इस सिनेरियो में अगर ए रिटायर हो गया तो बस इसको हटा दो, तो न्यू रेशो कितना होता है 2:1 और गेनिंग रेशो भी यही होगा 2:1। तो अगर आपको न्यू रेशो नहीं दिया होता तो फिर जो न्यू रेशो होता है वो ही गेनिंग रेशो भी होता है। इसके अलावा इफ न्यू रेशो इज गिवन, अगर न्यू रेशो दिया होता है, इफ न्यू रेशो इज गिवन, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि पहले रेशो 3:2:1 था और अब जो नया रेशो है वो है सपोज 1:1। नया रेशो अब ये है 1:1। तो इस सिनेरियो में जब आप गेनिंग रेशो निकालोगे तो यहाँ पे गेनिंग रेशो कैसे निकलता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, इस तरीके से। यानी जब भी आपको दोनों रेशो दिए हों, नया भी दिया हो और पुराना भी दिया हो, तो हमेशा फॉर्मूला ही लगेगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। और अगर न्यू रेशो गिवन ना हो तो जो आप न्यू रेशो करोगे वो ही गेनिंग रेशो होगा। दिस इज हाउ गेनिंग रेशो इज टू बी कैलकुलेटेड। गेनिंग रेशो इस तरीके से निकाला जाएगा। न्यू रेशो के तीनों केसेस मैंने आपको बता दिए, अगर शेयर एक अकेला पार्टनर ले जाए या दोनों पार्टनर ले जाए एक स्पेसिफिक रेशो में, और या फिर कुछ गिवन ही ना हो, तो ये तीनों केसेस हमारे के यूज़ होते हैं न्यू रेशो निकालने में। तो पहला जो टॉपिक आता है हमारे पास इस चैप्टर में वो यही होता है कि हाउ टू कैलकुलेट रेशोज। और रेशो कितने प्रकार की है, नई और गेनिंग। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। जो सेकेंड टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो आता है रिजर्व्स। दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास रिजर्व्स। तो हमारे पास रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, रिजर्व्स होता है वो पैसा जो फर्म में आपने जोड़ के रखा हुआ है कि फ्यूचर में अगर हमें किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़ी, कोई दिक्कत आई, हमें कोई प्रॉब्लम आई, तो हम वो पैसा यूज़ करेंगे। अब रिजर्व्स में क्या ट्रीटमेंट होता है, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा, सपोज ए बी सी तीनों ने बराबर बराबर मिलके एक रिजर्व बनाया और वो रिजर्व का नाम है जनरल रिजर्व, और वो रिजर्व था 30,000 रुपीज़ का। अभी ए फर्म छोड़ के जा रहा है तो ए बोलेगा भाई इस रिजर्व को बनाने में पैसा तो मैंने भी जोड़ा था, मैं तो फर्म छोड़ के जा रहा हूँ तो मुझे रिजर्व का पैसा दे दो, सीधी सी बात है ना। तो अब इस सिनेरियो में बी और सी ये बोलते हैं कि हम सिर्फ आपको पैसा निकाल के तो नहीं देंगे, हम लोग एक काम करेंगे, रिजर्व को एक बार पूरे को ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो एक जनरल ट्रीटमेंट क्या चलता है कि जब भी कोई भी पार्टनर रिटायर हो, कोई भी पार्टनर रिटायर हो, तो आपको रिजर्व्स को क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। पार्टनर्स आपस में रिजर्व बांट लेंगे और जब भी पार्टनर्स को पैसा मिलेगा तो उनका कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा। ये बात याद रखना, कभी भी पार्टनर्स को पैसा मिलता है तो कैपिटल क्रेडिट होता है, उनसे पैसा लेना होता है तो कैपिटल डेबिट होता है। अभी ये रिजर्व का पैसा मिलेगा पार्टनर्स को, तो क्या ट्रीटमेंट है, रिजर्व्स डेबिट, रिजर्व्स डेबिट टू ए टू बी टू सी। लेट सपोज 3 पार्टनर्स हैं, तो ए का कैपिटल अकाउंट, सिमिलरली बी का कैपिटल अकाउंट, सिमिलरली सी का कैपिटल अकाउंट। तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल। ये बेसिक एंट्री है जो आपको पता होनी ही चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि रिजर्व्स के साथ P&L का बैलेंस भी दिया होता है। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है यहाँ पे प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस का मतलब है प्रॉफिट। अब इन केस कोई पुराना क्रेडिट बैलेंस भी पड़ा हुआ है तो क्रेडिट बैलेंस भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। रिटायरमेंट में बड़ा सीधा सीधा हिसाब है,
कोई भी रिजर्व, कोई भी P&L का क्रेडिट बैलेंस कुछ ऐसा है तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री ये है, ठीक है जी। सभी रिजर्व्स डेबिट, P&L का क्रेडिट बैलेंस डेबिट टू ये पार्टनर्स में आपस में बढ़ जाएगा। अब सपोज ये जनरल रिजर्व 30,000 का था और ये भी 30,000 का था, तो टोटल 60 हो गए। 60 ये अपनी रेशो में बांट लेंगे, रेशो बराबर बराबर, तो 20,000 इसको मिल जाएगा, 20,000 इसको मिल जाएगा, 20,000 इसको मिल जाएगा। अब जब प्रॉफिट है तो लॉस भी हो सकता है, P&L का क्रेडिट बैलेंस है तो P&L का डेबिट भी हो सकता है। तो अगर लॉस हुआ फिर क्या करना है, इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हो तब भी जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट पार्टनर को मिला तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, लॉस पार्टनर से चार्ज करेंगे तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन केस ऑफ लॉस ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L का डेबिट बैलेंस, ये याद रखना, एंड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अगर कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपको दिखाई दे क्वेश्चन में दिया हो, या फिर ऐसा लिखा हो टू कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू P&L का डेबिट बैलेंस, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस तरीके से हो जाएगा। सभी के सभी कैपिटल्स डेबिट हो जाएंगे और ये सारी की सारी लॉस वाली आइटम्स हैं। ये सारी की सारी जो आइटम्स हैं ये लॉस वाली आइटम्स हैं, ठीक है। लॉस वाली आइटम्स के केस में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, हमेशा। और प्रॉफिट वाली आइटम्स के केस में क्या होगा, ये हमारी रिजर्व्स और प्रॉफिट्स वाली आइटम है, इसमें क्या होगा, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको, बेसिक हो गया। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास एक स्पेशल रिजर्व आता है जिसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका ट्रीटमेंट बड़े ध्यान से देख लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स को मदद करने के लिए बनाया जाता है कि मेरा वर्कर जब भी मेरे से कंपनसेशन मांगेगा तो मैं उसको इसमें से पैसा दूंगा। सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने बनाया हुआ है 50,000, तीनों पार्टनर्स ने बनाया है, या 60,000 ले लो, 60,000 तीनों पार्टनर्स ने बनाया है, ए ने, बी ने, सी ने, बराबर रेशो में, 1:1:1, बिल्कुल इक्वल रेशो में लिखा होगा ABC आर इक्वल पार्टनर्स। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000, अब WCR 60,000 है। अब क्या करना है इस सिनेरियो में, सपोज केस वन में देयर इज नो क्लेम, वर्कर ने कोई भी क्लेम नहीं मांगा, कोई क्लेम नहीं है। अगर क्लेम ही नहीं है तो रिजर्व तो रखना नहीं है अपने पास, रिटायर हो रहा है पार्टनर, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ए का कैपिटल, सिमिलरली टू बी का कैपिटल, सिमिलरली टू सी का कैपिटल। इस तरीके से आप पूरा 60,000, 20,000 इसको, 20,000 इसको, 20,000 इसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। केस नंबर 2 क्या आता है, केस नंबर 2 अगर लिखा हो देयर इज अ क्लेम ऑफ 30,000, फॉर एग्जाम्पल 30,000 का क्लेम आ गया। अब अगर आपके पास 30,000 का क्लेम आ गया तो इस सिनेरियो में आप क्या करोगे, आप बोलोगे मेरे पास जो रिजर्व है वो है 60,000 का, जिसमें से टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना मांग लिया गया वर्कर के द्वारा, 30,000 रुपीज़। जो 30 बचे वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, मतलब रिजर्व तो हमें छोड़ना है ही नहीं। अगर कोई नहीं क्लेम मांग रहा तो पार्टनर्स घर ले जाएंगे, क्लेम मांग लेगा तो जितना क्लेम मांगा उतना क्रेडिट कर दो प्रोविजन के नाम से, बाकी बांट दो, टू ए, टू बी, टू सी, 10,000, 10,000 और 10,000, ठीक है। इसके बाद केस नंबर 3 क्या होता है, व्हाट शुड बी द केस नंबर 3। केस नंबर 3 होता है कि इफ देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹60,000, रिजर्व मेरे पास 60 था, क्लेम भी मेरे पास 60 है, रिजर्व मेरे पास 60 था और क्लेम भी मेरे पास पूरा 60 ही है। अब क्या करना है, अब मैं लिखूंगा WCR डेबिट 60,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये भी 60, सारा का सारा क्लेम भी मांग लिया, पार्टनर के लिए कुछ बचा ही नहीं, सारा क्लेम में चला गया। तो WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पूरा 60,000।
देन क्या होता है, फिर आता है हमारे पास केस नंबर 4। केस नंबर 4 में लिखेगा इफ देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹90,000। सपोज 90,000 रुपीज़ का क्लेम है, ये केस इंपॉर्टेंट है, रिजर्व से ज़्यादा क्लेम। तो अगर रिजर्व से ज़्यादा क्लेम हो जाए फिर क्या करना है, अगर रिजर्व से ज़्यादा क्लेम हो जाए तो इस सिनेरियो में आप देखो WCR डेबिट आपके पास ये तो 60 है, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ये 90 चाहिए, रिजर्व सिर्फ 60 है और पैसा कितना देना है 90। तो इस सिनेरियो में मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट करूँगा, रीवैल्यूएशन डेबिट, जितना एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। जब भी आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होगा तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो भी रिवैल्यूएशन यूज़ होगा, कम पड़ गया तो भी रिवैल्यूएशन यूज़ होगा। अब ये रिवैल्यूएशन जो डेबिट हुआ है, ये पैसा लेना तो पार्टनर से पड़ेगा, पार्टनर ही लेके आएंगे भाई, देना 90 है सिर्फ 60, तो पार्टनर लेके आएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन ये 30,000 ये पार्टनर्स खुद से घर से लेके आएंगे। 10,000 ए लाए, 10,000 बी लाए, 10,000 सी लाए। इस तरीके से हमारा WCR के सभी केसेस कंप्लीट होते हैं। अगर क्लेम है ही नहीं तो सब कुछ पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, क्लेम कम है तो जितना क्लेम आप दे सकते हो वो दे दो, बाकी पार्टनर्स घर ले जाएंगे। बराबर है तो सारा का सारा क्लेम में चला जाएगा, पार्टनर के लिए कुछ नहीं है। और ज़्यादा पैसे चाहिए तो घर से लाने पड़ेंगे, मिलेगा कुछ नहीं आपको। दिस इज़ हाउ WCR वर्क्स। अब हमारे पास आता है एक अलग से एक रिज़र्व और, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, फॉर एग्जाम्पल ये रिज़र्व आपका 60,000 का है, ये रिज़र्व आपका 60,000 का है और इन्वेस्टमेंट जो आपने करा हुआ था वो इन्वेस्टमेंट करा हुआ था 5 लाख रुपए का। इन्वेस्टमेंट आपने 5 लाख रुपए का करा। अब आपको लग रहा था कि अगर वैल्यू मेरी कम भी होगी तो 60,000 तक की होगी, बस इससे कम नहीं होगी। तो मैंने इतना पहले से ही पैसा जोड़ के रख लिया कि भाई अगर मेरे शेयर्स या जो भी मैंने खरीदा होगा उनका वैल्यू कम हो जाए तो मैं 60,000 रुपये तक अपने रिजर्व में से आराम से झेल जाऊँगा। सबसे पहला केस क्या बना, केस नंबर 1। केस नंबर 1, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अभी 5 लाख ही है। आपने 5 लाख के खरीदे थे और 5 लाख ही है, तो पार्टनर रिटायर हो गया तो आप क्या करोगे, एज इट इज़ पूरा का पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। फिर से रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर को मिलेगा। तो IFR डेबिट टू A टू B टू C, पूरा का पूरा 60,000। देखो रिजर्व बांटना है, इन्वेस्टमेंट मत बांटाना। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे वहाँ इन्वेस्टमेंट ही बांटा है, एक से एक कार्टून है, पूरा इन्वेस्टमेंट बांटाएंगे। 60,000, 20,000, 20 और 20, ठीक है। रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करके आना है, रिजर्व्स की बात हो रही है। दूसरा केस क्या होता है, केस नंबर 2, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू लेट सपोज 4,70,000। इन्वेस्टमेंट 4,70,000 का हो गया, अब कम हो गया, 5 लाख से वैल्यू हो गया 470, तो यानी 30,000 का घाटा, 30,000 का लॉस। रिजर्व कितने का था, 60 का, मज़े में झेल जाऊंगा इसमें से। तो मैं बोलूँगा IFR डेबिट 60 टू इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हुआ है, कितना कम हुआ, 30 कैसे पता लगा, 5 लाख से 470 हो गया, तो 30,000 कम हो गया ना, ये लिख दिया टू इन्वेस्टमेंट। बाकी बचा हुआ पार्टनर घर ले जाएंगे, टू A टू B टू C। 10,000 A ले जाएगा, 10,000 B ले जाएगा, 10,000 C ले जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद आता है केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हम लोग मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 5,40,000। इन्वेस्टमेंट हो गया इस बार 5,40,000 रुपये। मेरा इन्वेस्टमेंट था 5 लाख का, या कम 440 कर लो पहले, फिर 540 भी करेंगे, पहले कर लो इसको 440, 440 हो गया। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, अभी ये 440 हो गया, तो 60,000 से कम हो गया और रिजर्व भी कितना है मेरे पास, 60,000। तो इस बार हम क्या करेंगे, IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, मेरे पास रिजर्व भी 60,000 है और वैल्यू भी 60 का कम हो गया, तो बस पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं है इस बार हमारे पास, पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचा। चौथा केस क्या होता है हमारे पास, 4th केस। लेट सपोज ये जो इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का था और इन्वेस्टमेंट हो गया 4,10,000, 4,10,000। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, हो गया 4,10,000, तो 90,000 से कम हो गया।
90 से कम हो गया, मेरे पास रिजर्व कितना है 60, तो मैं बोलूँगा IFR डेबिट 60। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है 90 से कम हो गया हमारे पास, तो अब मुझे 30,000 रुपये की और ज़रूरत पड़ी, तो फिर से कौन लेके आएगा वो रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन डेबिट 30। और रिवैल्यूएशन पैसा तो पार्टनर से ही लेगा ना, तो A डेबिट B डेबिट C डेबिट टू रिवैल्यूएशन, A डेबिट B डेबिट C डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000 10,000 10,000 और पूरा का पूरा 30,000। इस तरीके से जैसा WCR में ज़्यादा क्लेम हो गया था तो रिवैल्यूएशन से लाना पड़ा था, सेम केस वो यहाँ पे है। लास्ट केस होता है इसमें, एक केस और होता है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया, 530 हो गया, 5,30,000 हो गया, बढ़ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब अगर बढ़ रहा है इस सिनेरियो में तो फिर पहले तो IFR बांट लो पूरा का पूरा, क्योंकि रिजर्व आपका है, यूज़ तो हुआ नहीं 60,000, इवन वैल्यू बढ़ गया इन्वेस्टमेंट पे और प्रॉफिट हो गया, तो पहले तो ये बांट लो। IFR डेबिट 60,000 टू A टू B टू C, 20,000 A ले जाएगा, 20,000 B ले जाएगा, 20,000 C ले जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो फ़ायदा हो गया। देखो रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट में सब नुकसान लिखता है, कभी भी लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, फ़ायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। इस बार फ़ायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन तो होगा क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा 30,000 से। और ये फ़ायदा किसकी वजह से हुआ उसको डेबिट कर दो, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट आ गई 30,000 की, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन का जो फ़ायदा हुआ है ये हम डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C। ये प्रॉफिट भी तो बांटना है, ये 30,000 आपस में बांट लेंगे, 10,000 A को मिलेगा, 10,000 B को मिलेगा, 10,000 C को मिलेगा। इस केस को एक बार दोबारा से देख लो। सबसे पहले आपने क्या करा, पूरा का पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये तो नॉर्मल ही था, IFR डेबिट टू A टू B टू C। यहाँ से स्टेप थोड़ा स्पेशल है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया तो फ़ायदा हुआ, फ़ायदा हुआ तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। देन आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट पार्टनर को पैसा मिलेगा तो टू A टू B टू C, रिवैल्यूएशन डेबिट टू A टू B टू C। इस तरीके से ये एंट्रीज करनी है। एंट्रीज अच्छे से देख लेना, एंट्रीज का गेम है, एंट्रीज आपने एक बार कर ली तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद रिजर्व्स के बाद हमारे पास तीसरा केस कौन सा आता है, तीसरा टॉपिक जो आता है इसके अंदर वो होता है गुडविल। जो इसके अंदर तीसरा टॉपिक होता है वो होता है गुडविल। अब गुडविल के केस में क्या करना होता है, गुडविल में आपके पास दो प्रकार की गुडविल होती है। एक गुडविल होगी जो आपको बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाई देगी, मतलब आपको बैलेंस शीट दिया होगा, यहाँ पे एसेट्स में आपको गुडविल दिया हुआ होगा, सपोज 30,000 रुपीज़। तीन पार्टनर्स हैं फिर से A B C और वही बराबर बराबर उनका रेशो है, मैं वही बेस लेके चल रहा हूँ। आपको यहाँ पे गुडविल का वैल्यू दिया होगा एसेट्स में, तो जो भी एसेट में गुडविल दिया होता है ये, इसको हम बोलते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल। मतलब कि ये आपने खरीदा हुआ गुडविल है, अभी तो आपके एसेट में दिख रहा है, ये आपका खुद का गुडविल नहीं है, ये आपने किसी और का गुडविल खरीदा है, ये आपको यहाँ दिख रहा है। तो जब भी आपको ये गुडविल दिखाई दे, या तो बैलेंस शीट हो तो बैलेंस शीट में या एसेट्स में दिखाई देगा, या फिर ऐसा लिखा हुआ होगा गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स या गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, ऐसा लिखा होगा, तो इस गुडविल को देखते ही आपको राइट ऑफ कर देना है। इसको क्या करना है, राइट ऑफ, खत्म करना है, एसेट को खत्म करना है, ठीक है। अब खत्म होगा तो पार्टनर का नुकसान होगा, कोई भी एसेट खत्म होगा तो नुकसान होगा ना, तो बेसिकली हम पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। A का कैपिटल अकाउंट डेबिट, B का कैपिटल अकाउंट डेबिट, C का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। आप इसको बिल्कुल इस तरीके से दिखाओगे और 10,000 ओल्ड, सब ओल्ड रेशो में होगा सब कुछ, 10,000 10,000, ये गुडविल हमने राइट ऑफ कर दिया। ये कौन सा गुडविल है, लैंग्वेज याद रखना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल या ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स या एसेट्स में जो गुडविल दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पे राइट ऑफ करोगे, इस तरीके से प्रेजेंट होगा। दूसरा गुडविल हमारे पास कौन सा होता है, दूसरा गुडविल होता है आपको एडजस्टमेंट्स में मिलेगा, दूसरा गुडविल आपको मिलेगा एडजस्टमेंट्स पे, ठीक है, जिसमें ऐसा लिखा होगा सपोज गुडविल ऑफ द फर्म,
गुडविल ऑफ द फर्म इज इतना, या फिर आपको कैलकुलेट करने को बोलेगा। आपको कैलकुलेट करने को कैसे बोलेगा कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट, कुछ ऐसा दिया हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो गुडविल होता है ना, ये वाला गुडविल, इस गुडविल में आपको क्या करना होता है, इस गुडविल में सबसे पहले आपको चाहिए होता है गुडविल ऑफ द फर्म। आपकी खुद की फर्म की गुडविल कितनी है? सपोज हमने बोला कि हमारी फर्म की गुडविल 90,000 है। सपोज हमारे फर्म की गुडविल है 90,000। अब क्या हुआ, पहले जो पार्टनर थे वो थे ए बी सी, जिनका रेशो था 3:2:1। इसका मतलब ए का 3/6, बी का 2/6, सी का 1/6। अब हुआ क्या, सी चला गया, ये सी चला गया, और सी के जाने के बाद नया रेशो बराबर बराबर हो गया। जो न्यू रेशो है वो हो गया बराबर बराबर 1:1। तो हम लोग क्या करेंगे इस सिनेरियो में, हम लोग सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालेंगे। हम लोग निकालेंगे सबसे पहले गेनिंग रेशो कि गेन कौन कर रहा है। सी के जाने के बाद गेन किसने करा, क्योंकि जब सी जाता है, सी बोलता है भाई मेहनत तो मैंने करी, मैंने गुडविल बनाई इस फर्म की, आप क्यों पैसा कमाओगे, कम से कम मुझे मेरी गुडविल का पैसा तो दो, मैं जा रहा हूँ, मैंने भी तो मेहनत करी फर्म को बनाने में, तो मुझे मेरी गुडविल का पैसा दो। तो गेनिंग रेशो होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अभी सी जा रहा है, ए और बी का न्यू रेशो कितना, सी तो जा ही रहा है, तो न्यू रेशो इसका है 1/2, इसका भी है 1/2। पुराना कितना था 3/6, 2/6 और ये था 1/6। देखो पहले 1/6 था, अब 0 है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 1/6 का इसको सेक्रीफाइस ही हो रहा है, ये तो जा ही रहा है, इसको तो नुकसान होना ही होना है, सेक्रीफाइस है। ए क्या करेगा, एलसीएम आया 6, ये आ गया 2, 3 - 3, ये हो गया 0। इसका मतलब ये तो हो गया नील, इसको तो ना फ़ायदा हो रहा ना इसको नुकसान हो रहा। अब बात करते हैं बी की। बी ने क्या करा, 6, 3 - 2, 1/6, ये फ़ायदे में आ गया। कैसे पता चला फ़ायदे में आ गया, देखो पहले इसका ओल्ड रेशो में 2 हिस्से मिलते थे, अब इसको 3 हिस्से मिलते हैं। यहाँ पे जब आप एलसीएम लेते हो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि नया कितना पुराना कितना, पहले 2 अब 3, तो एक हिस्से का फ़ायदा ये गेन कर गया। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ए को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए को फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, ए को फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले ए रेशो बी रेशो सी आपका 3:2:1 था। इसका मतलब 6 में से 3 यानी कि 50% हिस्सा ए का था। और अभी जो नया रेशो है, अभी आपने नया रेशो डिसाइड करा 1:1 यानी 2 में से 1, तो अब भी 50% ही है उसका। तो पहले इसका 6 में से 3 थे, अब इसके 2 में से 1 है, तो फ़र्क तो पड़ा ही नहीं ए को। ए तो वैसे ही 0 नील, कोई फ़र्क ही ना, फ़ायदा ना नुकसान, तो ये तो नील हो गया। फ़ायदा किसका हुआ, फ़ायदा हुआ बी का। बी को पहले मिलते थे 6 में से 2 हिस्से, ठीक है, और अब मिलते हैं आधा। पहले 1/3 मिलता था, अब आधा मिलता है, तो फायदा हो गया ना इसको, इसको बेनिफिट हो गया। तो एंट्री इस गुडविल की क्या होती है, इस गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। याद रखना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल की 2 ही एंट्रीज हैं। अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है तो ऑलरेडी में पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल, सीधा सीधा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो तो गुडविल। और अगर आप गुडविल ऑफ द फर्म की बात करो जो एडजस्टमेंट में दी है, उससे होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब देखो कौन गेन करा, बी गेन कर गया, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा कि बेसिकली गुडविल ऑफ द फर्म कितनी ली थी हमने गुडविल ऑफ द फर्म ली थी 90,000, तो 90,000 इंटू 1/6, 90,000 इंटू 1/6, तो हमारे पास ये आ जाएगा 90,000 इंटू 1/6, 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़। क्योंकि फ़ायदा बी को हुआ है तो बी ये पैसा किसको दे देगा, सी को दे देगा उसके जाने पे। तो इस प्रकार से आप काम करते हो। इन केस ऐसा हो जाता, इन केस इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सपोज ऐसा हो जाता कि ए और बी दोनों ही फायदे में जा रहे होते, ए और बी दोनों को ही गेन हो रहा होता, तो फिर आप क्या करते, ए डेबिट बी डेबिट
टू सी का कैपिटल। अब यहाँ पे तो 15,000 आता, फिर इन दोनों को ये किस रेशो में बढ़ता, ये बढ़ता गेनिंग रेशो में। याद रखना ओल्ड रेशो में नहीं, ये किस रेशो में बढ़ता है, हमेशा गेनिंग रेशो में बढ़ता है। तो गुडविल में दो ही केस बनते हैं। कौन से दो केस बनते हैं, एक तो बनता है अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है, उसको आपको बैलेंस शीट में एसेट्स में मिलेगा, उसको आपको देखते ही राइट ऑफ करना है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और अगर एडजस्टमेंट में गुडविल है, जैसे गुडविल ऑफ द फर्म या ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको गुडविल की एंट्री हमेशा करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। आप पहले गेनिंग रेशो निकालो, न्यू माइनस ओल्ड, और एंट्री कर दो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। कौन सी रेशो में, गेनिंग रेशो में। अगर एक ही पार्टनर का हुआ फिर तो बड़ा ही आसान है, निकाल के उसी को दे दो। तो अगर इस तरीके से एक पार्टनर अगर हो जाता है फिर तो बहुत सिंपल है, आप बस इंडिविजुअली उसी को हिस्सा दे दोगे। लेकिन अगर दो गेन कर जाएं तो उनकी गेनिंग रेशो में आप ये चीज़ें करके चलोगे। अब हमारे पास जो फोर्थ टॉपिक इस चैप्टर में आता है वो आता है रीवैल्यूएशन। जो चौथा टॉपिक आता है वो आता है रीवैल्यूएशन। क्या होता है हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट में, बड़े ध्यान से समझ के चलना। रीवैल्यूएशन अकाउंट में होता है कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो अब पुराने वाले समय में जब भी फर्म बनी होगी तो एसेट्स वगैरह लेने में उसका भी तो हिस्सा है, उसका भी पार्ट बनता है। अब सपोज आपने कोई लैंड ली है, 10 साल पहले ली थी, आज उसकी वैल्यू उतनी तो नहीं है, ऑब्वियसली बढ़ गई होगी, तो उसका फ़ायदा हो सकता है। सिमिलरली अगर कोई फर्नीचर लिया था तो वो कम हो गया होगा, डेप्रिशिएट हो गया होगा, तो नुकसान भी हो सकता है। तो भाई ना फ़ायदा सिर्फ पुराने पार्टनर झेलो, ना नुकसान सिर्फ पुराने पार्टनर झेलो, सबको इक्वल होना चाहिए क्योंकि वो पहले से पार्टनर्स थे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करते हैं, मतलब उनकी वैल्यू चेक करते हैं। सभी एसेट्स की वैल्यू कि कम हुई है या ज़्यादा हुई है, सभी लाइबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा हुई है या कम हुई है, और फिर हम इससे एक नेट प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और ये तीनों ही पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में। अब ये सारा काम करने के लिए एक अकाउंट बनता है जिस अकाउंट को हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इस अकाउंट को हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसके अंदर अगर आपको फ़ायदा हुआ तो क्रेडिट, नुकसान हुआ तो डेबिट, मतलब सारे एक्सपेंसेस लॉसेस इधर, सारे इनकम गेन्स इधर। तो अगर नुकसान हो रहा है, नुकसान कब होता है, एसेट का वैल्यू अगर कम हो जाए, किसी भी एसेट का वैल्यू कम हो तो इधर लिखना। फ़ायदा कब होगा, जो एसेट बढ़ जाए, तो एसेट का वैल्यू अगर बढ़ जाए तो इधर। ठीक है जी। इसके बाद अगर लाइबिलिटी बढ़ जाए, लाइबिलिटी बढ़ जाए तो इधर नुकसान, लाइबिलिटी कम हो जाए तो इधर फ़ायदा। अब लेट सपोज ये फ़ायदा आपको हुआ है 2 लाख रुपए का, और जो नुकसान हुआ था वो हुआ था 1,30,000 रुपये का, 130। तो यहाँ 70,000 रुपीज़ का जो वैल्यू आया, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। अब एक पॉइंट होता है अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट का अलग से ही पॉइंट बनाया जाता है, जबकि ऐसा कोई अलग वाली बात है नहीं उसमें। कोई एसेट ऐसा है जो पहले था ही नहीं आपकी बुक्स में, तो उसका वैल्यू 0 था, अभी अगर वो आ गया तो भाई सीधी सी बात है, आपका एसेट बढ़ रहा है ना, तो यही लिख दो अनरिकॉर्डेड एसेट का अलग पॉइंट क्या बनाना है। पहले जो चीज़ नहीं थी अब वो आ गई है तो लिख दो उसको इधर। सिमिलरली अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, पहले वो लाइबिलिटी नहीं थी तो 0 थी, अब आ गई तो भाई बढ़ा दो लाइबिलिटी, इधर लिख दो। तो अगर बैलेंस इधर बचता है तो उसको आप प्रॉफिट बोलोगे। ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, ए में, बी में और सी में। और अगर इधर बैलेंस बचता है तो उसको हम बोलते हैं लॉस, वो इधर आएगा। आएगा दोनों में से एक ही, बैलेंस इधर आया तो प्रॉफिट, इधर आया तो लॉस। ये तीनों ही पार्टनर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है जी, इस तरीके से ये सारा काम होता है। अब देखो, ये तो हो गया आपका बेसिक बात कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है। इसके बाद हमारे पास ना रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री करने को आएगी एग्जामिनेशन में। तो अगर जर्नल एंट्री हो गई तो वो जर्नल एंट्री कैसे करनी है, बहुत ही आसान। अगर मुझे जर्नल एंट्रीज आ जाएं तो जर्नल एंट्री मैंने आपको रिजर्व की ऑलरेडी सिर्फ जर्नल एंट्री ही है, मैंने बता दी। गुडविल की जर्नल एंट्री है, वो मैंने बता दी। रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री में क्या, मैंने आपको क्या बोला, नुकसान हुआ तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, जैसे वहाँ पे अभी WCR IFR में भी हो रहा था। फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। अब नुकसान कब हो रहा है, रीवैल्यूएशन डेबिट कब होगा, जब नुकसान होगा। तो नुकसान कब हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, अगर एसेट का वैल्यू कम हो रहा हो नुकसान होगा, और अगर लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा हो तो नुकसान होगा। तो अगर आपका कभी भी लॉस हो तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट टू लाइबिलिटी। सपोज स्टॉक का वैल्यू कम हो रहा है तो आप करोगे रीवैल्यूएशन टू स्टॉक।
सपोज क्रेडिटर का वैल्यू बढ़ रहा है, नुकसान हो रहा है, रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर। तो अगर नुकसान हुआ तो इस तरीके से होगा। अब अगर फायदा हो रहा हुआ, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट हो रहा हुआ, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। अब प्रॉफिट कब होता है, रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट हो गया। प्रॉफिट कब होता है, अगर एसेट बढ़ रहा हो, तो एसेट अगर बढ़ा तो एसेट डेबिट, लायबिलिटी अगर कम हुई तो भी फायदा हो रहा है ना। तो आप रिवैल्यूएशन को हमेशा प्रॉफिट और लॉस के तरीके से सोचना कि अगर लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन हमेशा डेबिट होगा, ठीक है। और लॉस कब होगा, एसेट कम हो रहा हो और लायबिलिटी बढ़ रहा हो, ठीक है। और अगर फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन हमेशा क्रेडिट होगा, सही है जी। अब सपोज आपका ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा है, लास्ट में जो प्रॉफिट आ रहा है। अब हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ है तो भाई फर्म ने वो प्रॉफिट पार्टनर को देना है, वो प्रॉफिट पार्टनर को देना है, पैसा देना है, तो फर्म का तो नुकसान ही है ना, प्रॉफिट तो पार्टनर का है, राइट। तो इस केस में आप क्या करोगे, प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जो लास्ट में बैलेंस निकला उसकी एंट्री क्या बनती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। ये पार्टनर्स में प्रॉफिट बट रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। और अगर लॉस हो गया रिवैल्यूएशन पे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लास्ट में जो आपने बैलेंस निकाला, तो पार्टनर से पैसा लेना है, फर्म का फायदा होगा, फर्म का फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सीधी सीधी सी बात है। ये आपकी लॉस की एंट्री होती है, ये आपकी प्रॉफिट की एंट्री होती है, ये आपका नॉर्मल एसेट्स और लायबिलिटीज। अगर एसेट कम हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो नुकसान, तो रिवैल्यूएशन डेबिट ही होगा। अगर एसेट बढ़ रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है तो फायदा, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट ही होगा। जितनी भी एंट्रीज मैं आपको आज करा रहा हूँ, ये सभी एंट्रीज आप प्लीज़ बहुत अच्छे से आज तैयार कर लो, सो दैट कल जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊं इसके तो आपको कोई दिक्कत ना आए। पूरे बेसिक्स रिवाइज करके रखना। दिस इज हाउ रिवैल्यूएशन का काम इज टू बी डन। रिवैल्यूएशन का वर्क ऐसे होगा सारा का सारा। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसमें हम बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बड़ा साधारण से शब्दों में बताता हूँ कि आपने ये कैपिटल अकाउंट बनाया। सपोज हमने बोला कि 3 पार्टनर हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी, ए बी सी। जब फर्म शुरू करा तो इन्होंने एक कैपिटल लगाया था इस साल के शुरू में 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। लेट सपोज ये बिजनेस चल रहा था, ठीक है जी। अब होता क्या है, पार्टनर रिटायर हो रहा है। सपोज रिटायर हो रहा है सी, ये सी जा रहा है, ये रिटायर हो रहा है। तो ये कौन कौन सा पैसा फर्म से मांगेगा, ये फर्म को बोलेगा भाई सबसे पहले तो मेरा रिजर्व दो। आपने रिजर्व सीखा सबसे पहले, तो हम लोग यहाँ पे इसको रिजर्व दे देंगे। बाय जनरल रिजर्व आया, लेट सपोज तीनों में बट गया जनरल रिजर्व, 30,000, 20,000 और 10,000। उसके बाद ये बोलेगा मुझे मेरा गुडविल का पैसा दो। सपोज इसको गुडविल का पैसा मिल गया बाय गुडविल, सपोज सिर्फ 20,000 हमने इसके गुडविल के दे दिए। उसके बाद ये बोलेगा मेरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दो, तो हम बोलेंगे बाय रिवैल्यूएशन। सपोज 10,000 हम मान लेते हैं, 3 to 1 है ना, तो हम मान लेते हैं 12,000 को अगर करना हो 6,000 नहीं 9,000, 6,000, 3,000। लेट सपोज इसने बोला कि ये रिवैल्यूएशन का हो गया, ठीक है जी। और हमने इससे लिया क्या था, सपोज एसेट्स में एक गुडविल दिया हुआ था, बस हमने वो गुडविल राइट ऑफ कर लिया। ये गुडविल रिटर्न ऑफ वाला पार्ट है, ये था 3,000, 2,000 और 1,000। सपोज ये गुडविल राइट ऑफ हो गया। तो अब फर्म ने क्या करना है, फर्म इसका हिसाब किताब जोड़ेगा। फर्म बोलेगा 1 लाख आपने लगाए थे, 10 आपको रिजर्व के मिले 110, 20 आपको गुडविल के मिले 130 और 3,000 आपको रिवैल्यूएशन के मिल गए, तो आपका पैसा बनता है 133। 133 में से 1,000 हमने आपसे लेना है, तो आपका जो हिसाब किताब बनता है वो बनता है 132। आपका हिसाब किताब बनेगा 1,32,000। अब ये जो 132 है, ये 132,000 अगर क्वेश्चन बोले, इफ क्वेश्चन स्टेट्स
इट इज़ टू बी पेड। अगर क्वेश्चन ने बोला कि पे करना है तो आप यहाँ पे लिख दोगे टू बैंक। अगर क्वेश्चन ने बोला कि पे करना है तो हम यहाँ बैंक से पे कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे टू बैंक और एंट्री बनेगी सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि कैपिटल के डेबिट में आया, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर क्वेश्चन हो साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, तो आप यहां बैंक ना लिख के सी के लोन अकाउंट में इस पैसे को डाल दोगे। बैंक ना लिख के कहां डाल दोगे, इसको लोन अकाउंट में डाल दोगे। तो एंट्री बनेगी सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी का लोन अकाउंट। इस तरीके से आप ये लास्ट एंट्रीज करते हो। मतलब अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब यहाँ बैंक लिख के पेमेंट कर दो। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर आप ये अमाउंट सीधा सीधा उसके लोन में डालोगे, आप पे नहीं करोगे। इस तरीके से ये सवाल होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास मेरे को कराने के लिए बचा बस एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट यही है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको रिवीजन हो गया होगा। जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बचा है वो मैं कराता हूँ कल आपको 5 नंबर के लिए बड़ा सवाल। तब तक आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आराम से आज रिवाइज कर लो, क्योंकि यही सब आएगा उसमें। यही रिजर्व की एंट्री आएगी, यही गुडविल की एंट्री आएगी, यही रिवैल्यूएशन आएगा। तो ये एक बार रिवीजन ले लो और कल मैं आपको कराता हूँ ये वाले क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ हम रिजोल्यूशन भी कल करके हमारे सिलेबस को पैक करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।